हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर माइक्रोबायोलॉजी क्लासेस। कल हम लोगों ने देखा था मॉर्फोलॉजी एंड अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, जिसमें हमने देखा था किस तरह से बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर होता है, उसका शेप क्या होता है, शेप कैसे कैसे शेप होते हैं, क्या साइज़ होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने कल कवर कर ली थी। आज हम जो कल अल्ट्रा स्ट्रक्चर हमने बनाया था, एक डायग्राम आप लोगों को याद होगा लास्ट में मैंने बनाया था, उसमें कई सारे हमने दिखाए थे पार्ट्स या कंपोनेंट्स दिखाए थे। उसमें से एक एक कंपोनेंट्स को अब हम डिस्कस करते चलेंगे। सबसे पहले अगर आप लोगों को ये चीज़ समझनी है तो आप लोगों को कल जो मैंने बताया था, आप लोगों ने कॉपी में बनाया होगा डायग्राम, उसको खोल लीजिए, ओपन कर लीजिए और फिर हम जो जो बताते जा रहे हैं आगे उसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, आप लोगों को सब समझ में आता जाएगा। तो चलिए आज की अल्ट्रा स्ट्रक्चर वाली क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर, अभी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, हर एक सेल में होती है सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म के बाहर, उस सेल मेम्ब्रेन के बाहर कितने स्ट्रक्चर होते हैं बैक्टीरिया में, वो हम अभी देखेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या होता है, सेल वॉल होती है। सेल वॉल के अलावा और हमने कल क्या देखा था, उसमें एक जिलेटिन की लेयर होती है जिसको कल हमने म्यूसिलेज लिखा था ना। म्यूसिलेज को आप लोग कैप्सूल भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में आप लोग कैप्सूल लिख ही लीजिए, या उसको हम क्या कहते हैं, जिलेटिनस लेयर कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या था, सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल हो गई आपकी, और ये कैप्सूल हो गया। इसके अलावा हमने देखा था कि कल फ्लैजिला का स्ट्रक्चर, फ्लैजिला भी सेल मेम्ब्रेन के बाहर वाला ही स्ट्रक्चर था। फिम्ब्री या पाइलस देखा था हमने, पाइली, वो भी सेल वॉल के बाहर का ही, सेल मेम्ब्रेन के बाहर का ही स्ट्रक्चर था। तो ये सारी चीज़ें हम लोग सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड वाले स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड क्या क्या हो जाएगा, सेल वॉल हो जाएगा, कैप्सूल हो जाएगा, फ्लैजिला हो जाएगा, पाइली या फिम्ब्री हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैप्सूल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा कैप्सूल है, जो यहाँ पर पहला टॉपिक पड़ा हुआ है। इसमें क्या लिखा है देखिए, सम बैक्टीरिया सिक्रीट स्लाइमी और गमी मटेरियल्स ऑन देयर सरफेस दैट कंसिस्ट ऑफ पॉलीसेक्राइड्स एंड अ फ्यू प्रोटीन। द मोर जनरल टर्म ग्लाइकोकैलिक्स इज ऑल्सो यूज्ड। जो बैक्टीरिया के सबसे बाहर की जो लेयर होती है म्यूसिलेज की, जो हमने कल म्यूसिलेज लिखा था, उसको हम ग्लाइकोकैलिक्स भी लिख सकते हैं। वो किस चीज़ की बनी होती है, पॉलीसेक्राइड और प्रोटीन की बनी हुई एक लेयर होती है, सबसे बाहर वाली लेयर, जो थोड़ी सी स्लाइमी होती है, चिकनी चिकनी सी होती है। ठीक है, स्लाइमी या गमी मटेरियल हम उसको बोल सकते हैं। वो क्या कहलाती है, कैप्सूल कहलाती है। ठीक है, और उस कैप्सूल के लिए और स्पेसिफिक टर्म क्या हम कह सकते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स इसलिए कहा क्योंकि ये पॉलीसेक्राइड्स की मेनली बनी होती है, कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल भी होते हैं। तो सबसे पहले टर्म आपसे ये पूछा जा सकता है कि कैप्सूल जो होता है वो किस चीज़ का बना होता है। तो सबको पता चल गया ना, कैप्सूल किसका बना होता है, पॉलीसेक्राइड्स का और प्रोटीन का। दोनों पी और पी से स्टार्ट हो रहे हैं, पॉलीसेक्राइड एंड प्रोटीन्स का बना होता है आपका कैप्सूल। अब क्या होता है कि जो कैप्सूल में पॉलीसेक्राइड है या प्रोटीन है, उसका कंपोजिशन अलग अलग हो सकता है। अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं, इतनी वैरायटी के, सब में अलग अलग कंपोजिशन हो सकता है। किसी में अलग टाइप के प्रोटीन्स पाए जा सकते हैं, किसी में कुछ अलग टाइप के प्रोटीन्स पाए जा सकते हैं, किसी में ज़्यादा अमाउंट में कोई प्रोटीन पाया जा सकता है, किसी में कम अमाउंट में पाया जा सकता है। इसी तरह से जो पॉलीसेक्राइड है या कार्बोहाइड्रेट भी हम जिसको कह सकते हैं, ठीक है, तो उसका भी क्या होता है, वेरिएशन उसमें भी देखने के लिए मिलता है। किसी में कार्बोहाइड्रेट किसी टाइप का होगा, किसी में किसी टाइप का कार्बोहाइड्रेट होगा, किसी में एक ही टाइप के सैकराइड्स यूनिट्स लगी होंगी, किसी में दो या दो से अधिक टाइप की सैकराइड्स यूनिट्स लगी होंगी। सैकराइड्स यूनिट्स क्या होती हैं, जैसे आपका ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, रैफिनोज है, ये सब क्या है, सैकराइड यूनिट्स हैं। एक तरह से आप लोग कार्बोहाइड्रेट में पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में। तो ये सारी सैकराइड यूनिट्स जो हैं वो अलग अलग भी हो सकती हैं बैक्टीरिया में, एक टाइप की भी हो सकती है। तो देखिए, दूसरा पॉइंट यही लिखा हुआ है कि कंपोजिशन ऑफ दीज लेयर्स वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। कि सबसे पहले तो इनकी कंपोजिशन जो प्रोटीन और पॉलीसेक्राइड्स के हैं वो अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग होते हैं। अब तीसरा पॉइंट ये आता है कि जो इसमें पॉलीसेक्राइड जो मेन कंपोनेंट होता है, कैप्सूल का मेन कंपोनेंट पॉलीसेक्राइड ही होता है, प्रोटीन दूसरा कंपोनेंट है। ठीक है, एसेसरी कंपोनेंट है।
तो जो पॉलीसेक्राइड इसमें प्रेजेंट होता है कैप्सूल में, अगर वो एक ही टाइप की यूनिट से मिलकर के बना होगा पॉलीसेक्राइड्स, तो हम उसको क्या कहेंगे, होमोपॉलीमर। और अगर वो एक से ज़्यादा टाइप के मोनोमर्स, अलग अलग टाइप के मोनोमर्स से मिलकर के बना होगा तो हम उसको बोलेंगे हेट्रोपॉलीसेक्राइड। तो कैप्सूल का जो कंपोजिशन होता है वो होमोपॉलीसेक्राइड्स का भी हो सकता है, हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स का भी हो सकता है। होमोपॉलीसेक्राइड्स पाया जाता है एस म्यूटेंस में, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस में। एस का मतलब यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस है, आप लिख लीजिएगा इसका पूरा फुल फॉर्म, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। इसको कोई म्यूटेंट नहीं लिखेगा, इसको ये म्यूटेंस है, ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस ये लिखा हुआ है, जिसमें होमोपॉलीसेक्राइड टाइप के पॉलीसेक्राइड होते हैं। कहाँ पे, कैप्सूल के अंदर, मतलब कैप्सूल में। उसके बाद एक होता है दूसरा बैक्टीरिया क्लेब्सिएला निमोनी, ठीक है, इसमें क्या होता है, हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स पाए जाते हैं, मतलब इनकी जो यूनिट्स होती हैं वो एक से ज़्यादा, मतलब डिफरेंट टाइप्स के मोनोमर से मिलकर के बनी होती है। मान लीजिए ग्लूकोज हो सकता है, उसमें फ्रक्टोज हो सकता है, जाइलोज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी शुगर हो सकती है। होमोपॉलीसेक्राइड में एक ही टाइप की शुगर होगी, हेट्रो में अलग अलग शुगर होती हैं। तो उसके एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस तरह का किस में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए लास्ट पॉइंट है, अ फ्यू कैप्सूल्स आर पॉलीपेप्टाइड। अच्छा, कुछ ऐसे भी कैप्सूल्स होते हैं जो उसमें पॉलीसेक्राइड पाया ही नहीं जाता है, वो केवल पॉलीपेप्टाइड का ही मिलकर के बना होता है। अभी तक हमने आपको क्या बताया था कि कैप्सूल का जो मेजर कंपोनेंट है वो पॉलीसेक्राइड है। ये तो मतलब ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी कैप्सूल्स होते हैं जिसमें पॉलीसेक्राइड होता ही नहीं है या बहुत कम होता है, उनका मेन कंपोनेंट क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड। एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, जैसे बैसिलस एंथ्रेसिस एक बैक्टीरिया है, ठीक है, बैसिलस एंथ्रेसिस एक बैक्टीरिया है जिसमें केवल क्या पाया जाता है, ग्लूटामिक एसिड, मतलब एक तरह का ग्लूटामिक एसिड क्या है, अमाइनो एसिड है। तो ग्लूटामिक एसिड की ही रिपीटिंग यूनिट्स उसमें पाई जाती हैं, कोई भी पॉलीसेक्राइड यूनिट उसमें नहीं होती हैं। तो ये अलग अलग पॉइंट आपको याद रखने होंगे। सबसे पहले तो कैप्सूल किस चीज़ का बना होता है, सबसे आउटर लेयर होती है जिसको हम ग्लाइकोकैलिक्स भी कहते हैं, इसका कंपोजिशन वेरी करता है, इसमें जो शुगर प्रेजेंट होता है अगर वो एक ही टाइप की रिपीटिंग यूनिट से बना होता है तो होमोपॉलीसेक्राइड कहते हैं, अगर अलग अलग टाइप की रिपीटिंग यूनिट से बना होता है तो हेट्रोपॉलीसेक्राइड कहते हैं। उसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद मैंने बताया कि कुछ ऐसे भी कैप्सूल्स होते हैं जिसमें पॉलीसेक्राइड होता ही नहीं है, केवल उसमें क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, जैसे बैसिलस एंथ्रेसिस में केवल ग्लूटामिक एसिड नाम का ही अमाइनो एसिड पाया जाता है। तो ये हो गया हमारा कैप्सूल के बारे में कि होता क्या है। अब इसका फंक्शन क्या होता है ये हम देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ कैप्सूल, अब कैप्सूल सबसे बाहर की चिकनी सी लेयर एक तरह से आप कह सकते हैं है, तो उसका क्या फंक्शन होगा, इतनी चिकनी होगी लेयर कि वो ऑर्गेनिज्म जो होगा उसके अंदर प्रोटेक्टेड फॉर्म में होगा, ठीक है, आप उसको कहीं भी कोई भी उसको पकड़ नहीं पाएगा, कोई भी पकड़ने की कोशिश करेगा तो ये बैक्टीरिया स्लिप हो जाएगा उसके पकड़ से, ठीक है। जैसे कोई भी बहुत ही चिकना सा कोई अगर है तो हमारे हाथ में वो आएगा ही नहीं, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो क्या होता है कि जैसे आप लोग समझिए कि अगर उसके अंदर उसकी चारों तरफ से अगर इस तरह की कोई चिकनी लेयर है बैक्टीरिया के बाहर, तो सबसे पहला तो क्या होगा कि वो कभी भी ड्राई नहीं होगा, उसका जो आउटर कवरिंग है वो कितना भी हाई टेम्परेचर हो या कुछ भी हो वो ड्राई नहीं होगा, अनफेवरेबल कंडीशन जिसको कहते हैं, उसकी अंदर के पार्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा क्योंकि चारों तरफ से वो कवर है, किससे, जिलेटिनस मटेरियल से, ग्लाइकोकैलिक्स से कवर है, तो अंदर का पार्ट सुरक्षित रहेगा और बाहर का पार्ट कोई भेद के अंदर आ नहीं पाएगा। एक तरह से चक्रव्यूह अपनी चारों तरफ बना लिया है उसने, ठीक है। तो कैप्सूल क्या हेल्प करता है, उसको पहले तो डेसिकेशन से बचाता है, मतलब उसको सूखने से बचाता है, उसको डैमेज होने से बचाता है, और दूसरा क्या हेल्प करता है उसको, जैसे मान लीजिए कि इन्फेक्शन हो गया किसी की बॉडी में, तो हमारी बॉडी में किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है और उसने अपने चारों तरफ कैप्सूल अगर बना लिया है तो हमारी जो फैगोसिटिक सेल्स होती हैं वो उसको खा नहीं सकती, ठीक है, जो हमारी इम्यून सिस्टम की जो सेल्स होती हैं वो उसको किल नहीं कर सकती क्योंकि उनकी पकड़ से बाहर हो जाता है वो। तो इस तरह से कैप्सूल का फंक्शन क्या हो गया, उसको प्रोटेक्शन देना, किसको, बैक्टीरिया को, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद हम आते हैं फ्लैजिला पे, अपने अगले टॉपिक पे। जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो फ्लैजिला है। अच्छा, फ्लैजिला एक होता है और एक होता है फिम्ब्री या पाइली, जिसको सिंगुलर फॉर्म होता है पाइलस।
तो पाइलस जो होता है वो छोटा स्ट्रक्चर होता है, वो चलने फिरने में हेल्प नहीं करता, मोटिलिटी से उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो फ्लैजिला है, फ्लैजिला क्या होता है, बहुत लंबा सा एक विप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इसको मूव करने में हेल्प करता है, मोटिलिटी प्रोवाइड करता है किसको, बैक्टीरिया को। तो फ्लैजिला क्या होता है, बैक्टीरिया को चलना मतलब एक लोकोमोशन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। लिखा है मोस्ट मोटाइल प्रोकैरियोट्स मूव बाय यूज ऑफ फ्लैजिला thread like locomotor appendages extending outward from the cell membrane and cell wall। ये सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल से बाहर निकला हुआ एक लोकोमोटरी ऑर्गन होता है किसके पास, बैक्टीरिया के पास। अब फ्लैजिला के नंबर के बेसिस पे बैक्टीरिया अलग अलग टाइप के होते हैं। पहला है मोनोट्राइकस बैक्टीरिया, जिसमें केवल एक फ्लैजिला पाया जाता है किसी एक एंड पर। ठीक है, तो वो मोनोट्राइकस हो गया। ट्राइकस का मतलब है यहाँ पे ट्राइकोम से, मतलब एक तरह से फ्लैजिला को हम ट्राइकोम अगर मान लें तो एक ही ट्राइकोम है तो मोनोट्राइकस। एम्फीट्राइकस, एम्फी का मतलब होता है दोनों तरफ, अगर दोनों तरफ फ्लैजिला है। सबसे पहले देखिए मोनोट्राइकस में एक डायग्राम बना के आपको बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए कि बैक्टीरिया है और ये उसका फ्लैजिला निकला हुआ है, ये मोनोट्राइकस हो गया। दूसरा है एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस कैसे होगा, जब दोनों ही साइड में फ्लैजिला होंगे बैक्टीरिया के पास तो वो एम्फीट्राइकस हो जाएगा। लोफोट्राइकस कैसा होगा, लोफोट्राइकस देखिए कि इसमें इस तरह से होगा कि एक ही एंड पर एक से ज़्यादा अगर फ्लैजिला पाए जा रहे हैं तो वो लोफोट्राइकस हो जाता है। और एक होता है पेरीट्राइकस जो यहाँ लिखा हुआ है, पेरीट्राइकस पूरी पेरीफेरी पे अगर फ्लैजिला कहीं भी है तो वो पेरीट्राइकस हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा, उसी के बगल में जहाँ पे ये लिखिएगा। कल भी मैंने बोला था लेकिन कई बच्चों ने बनाया नहीं है। कल मैंने जो पढ़ाया था उसको मैंने इस बेसिलाई कॉकस हमने बताया था कि इसका डायग्राम इसी के बगल में बना लीजिए, लेकिन काफ़ी बच्चों ने कल नहीं बनाया था। लेकिन आज प्लीज़ इसको ज़रूर बना लीजिएगा, वरना भूल जाएगा बाद में आप लोगों को कि कैसा था लोफोट्राइकस, कैसा था एम्फीट्राइकस। ठीक है, तो ये सारे डायग्राम आप बना लीजिएगा छोटे छोटे इसी के बगल में, जैसे यहाँ पे ऐसे करके ऐसे बना लीजिए। ठीक है, इसमें एम्फीट्राइकस में एक छोटा सा गोला बनाइए, दोनों तरफ ऐसे कर दीजिए। लोफोट्राइकस में एक तरफ ऐसे कर दीजिए, एक तरफ से कई सारे फ्लैजिला निकले हुए जैसे मैंने बताया था। पेरीट्राइकस तो बनाया ही हुआ है। ठीक है, देखिए हमने यहाँ अल्ट्रा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है फ्लैजिलम का कि फ्लैजिलम के कितने पार्ट होते हैं। तो फ्लैजिलम में हमने जैसे कल भी बताया था, एक हुक होता है, एक फिलामेंट होता है। हुक से क्या होता है, ये सरफेस से अटैच होता है। और नीचे की साइड में देखिए, इसमें आप लोग जूम कर लीजिएगा और जैसा जैसा बना हुआ है वैसा ही बना लीजिएगा। इसका स्ट्रक्चर इसी तरह से होता है, इसमें कई सारी रिंग्स पाई जाती हैं और बीच में एक रॉड होती है। तो वैसे इसका डायग्राम अलग से आता नहीं है, लेकिन आप लोग अपनी नॉलेज के लिए बना सकते हैं। इसके इतने पार्ट होते हैं। ठीक है, जिनको भी आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठना है वो ये अच्छे से समझ लें। इसमें जो ये रिंग्स दिए हुए हैं, कौन सा रिंग पहले आता है कौन सा बाद में, ये आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसीलिए वो लोग काफ़ी अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे जिनको आगे कंपटीशन देना है। कौन सा रिंग पहले आता है, फिलामेंट के बाद हुक आता है, हुक के बाद सबसे पहले कौन सा रिंग आता है, या अगर हम सेल वॉल की तरफ से शुरू करें तो सेल वॉल यहाँ नीचे की तरफ होगा, उसके बाद सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या आता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी बना लीजिएगा आप लोग। उसके बाद देखिए फिम्ब्री और पाइली। फिम्ब्री और पाइली जैसा मैंने बताया था, इसका लोकोमोशन में कोई रोल नहीं होता। फिम्ब्री और पाइली जैसे बैक्टीरिया के चारों तरफ छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं इस तरह के। ठीक है, जो बाहर की तरफ निकले होते हैं और ये मोस्टली ग्राम निगेटिव बैसिलाई में पाए जाते हैं, जो लोकोमोशन में हेल्प नहीं करते, लेकिन ये सरफेस से चिपकने में, किसी की भी सरफेस से, चाहे वो दूसरे बैक्टीरिया से ही चिपक जाए या ह्यूमन बींग के अंदर गट में जाके लाइनिंग से चिपक जाए, कहीं भी चिपकने में उसको हेल्प करते हैं। कौन, फिम्ब्री और पाइली। पाइली तो एक तरह से हो गया इसका प्लूरल फॉर्म, अगर इसको हम सिंगुलर फॉर्म में बोलते हैं तो पाइलस बोलते हैं एक सिंगल को। ठीक है, तो ये हमारा फिम्ब्री और पाइली हो गया। जो नॉन मोटाइल ऑर्गन होता है, इसमें छोटे छोटे अपेंडेजेस होते हैं जो कि इसको किसी भी सरफेस से अटैच होने में हेल्प करते हैं। लिखा है ना, एडहेसिव स्ट्रक्चर होता है। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी सफिशिएंट हो गया है। कल हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल के बारे में कुछ हम पढ़ेंगे, जिसमें कई बच्चों ने ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव की बात की थी कि क्या होता है। तो ये आप लोगों को कल की क्लास में ये क्लियर हो जाएगा।
कि सेल वॉल की बेसिस पे किस तरह से अलग अलग टाइप की बैक्टीरिया होती है। ठीक है, तो आज आप लोग इतना ही लिख भी लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ में आ गया होगा आई थिंक सब लोगों को। और कोई भी दिक्कत हो इसमें आज के लेक्चर में तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।